और बुलेटिन की शुरुआत की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 28 साल बाद आज सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। इस मामले में कुल 49 आरोपी हैं, जिसमें से 17 की मौत हो चुकी है। आरोपियों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। 2 सितंबर से अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया था और अब फैसला क्या होगा, ये सोचकर हर किसी की धड़कनें तेज हो गई है। तो तस्वीरें लखनऊ सीबीआई कोर्ट के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज एक बड़ा फैसला आना है। इसके मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम, जो तमाम आरोपी हैं वो धीरे धीरे कर कोर्ट में पहुंच रहे हैं, क्योंकि 11 बजे से इस पर सुनवाई शुरू होगी और आज इस पर फैसला आना है। इसलिए कोर्ट में आज जो तमाम आरोपी हैं उनको पहुंचने के लिए कहा गया था, क्योंकि फैसले की घड़ी है। लेकिन कुछ ऐसे आरोपी हैं जो कि अपने स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुंचे हैं, जिनमें आडवाणी जी का नाम सामने आ रहा है, मुरली मनोहर जोशी हैं, इसके अलावा उमा भारती भी कोरोना से ग्रसित हैं और कल्याण सिंह हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो आरोपी हैं जो इसमें नामजद किए गए थे, वो अब सब लोग सीबीआई कोर्ट पहुंचने शुरू हो गए हैं। आज फैसले की घड़ी है और इसको लेकर इंतजाम भी वहां पर पुख्ता दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से सीधी तस्वीरें, सीबीआई कोर्ट की बाहर की तस्वीरें। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि एक बड़ा फैसला है। इस फैसले का इंतजार 28 साल से किया जा रहा था और आज ये फैसला आने वाला है। 49 इसमें आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 17 की मृत्यु हो गई है। बाकी आरोपी हैं अब धीरे धीरे कर कोर्ट पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस की वैन है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो तस्वीरें लखनऊ सीबीआई कोर्ट की बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की तमाम गाड़ियां वहां पर हैं। जो आरोपी बाबरी विध्वंस मामले के थे वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। 11 बजे से कोर्ट फैसला सुनाना शुरू करेगी और जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है। 28 साल बाद ये फैसला आ रहा है, सबकी निगाहें इस फैसले पर है, चूंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो बीजेपी के नेताओं की कह ले या साधु संतों की कह ले। तो सीबीआई कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं और 294 विटनेसेस यहाँ प्रोड्यूस किए हैं और 57 वहाँ पर 351 गवाहों के जो गवाही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सीबीआई अपने चार्जेज को प्रूव करने में असफल रही है और मुकदमा छूटेगा। सभी अभियुक्तगण बाइज्जत बरी होंगे, ऐसी संभावना है। अच्छा, अगर किसी के ऊपर कुछ होता है, अगर कुछ सजा होती है, आगे रास्ता क्या है इन लोगों के? तो हाई कोर्ट जाएंगे, वो तो मतलब प्रोविजन है सीआरपीसी में, उसमें कोई ऐसी बात यहाँ से जेल की संभावना अगर संभावना इसलिए सजा जब 3 वर्ष से अधिक होगी तो इंटरिम बेल नहीं मिलती है और 3 साल तक तो इंटरिम बेल मिल जाएगी। तो सर, जो धाराएं लगी हैं इस पूरे मामले में, तो उसमें क्या है? 3 साल सजाएं तो सब में 5 साल से ज्यादा है, इसमें कोई बात नहीं, मैक्सिमम पनिशमेंट ज्यादा है। ठीक है, सभी अभियुक्त गणों की तरफ से वकालतनामा है। 8 लोग जो श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, जोशी जी, रितंबरा जी, साध्वी रितंबरा और साध्वी उमा भारती जी, विनय कटियार जी, विष्णु डालमिया थे, अब माननीय अशोक सिंघल जी नहीं रहे। तो ये 8 लोगों के खिलाफ रायबरेली में मुकदमा प्रारंभ हुआ है। मेरा वकालतनामा सबकी तरफ से था। ठीक है, फॉर ऑल द 8 अक्यूज्ड आई वाज रिप्रेजेंटिंग देम। और इसी पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। ऋषभ मणि हमारे साथ सीबीआई कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अब कुछ देर में जो कोर्ट की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी, फैसले की घड़ी बहुत नजदीक है, किस तरह के वहां पर इंतजामात? देखिए, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है। जैसा मुझे जानकारी है 11 बजे जज एसके यादव अब डायस पे बैठ जाएंगे। इस वक्त जज एसके यादव एंट्री कर चुके हैं, वो कोर्ट के परिसर में पहुंच चुके हैं। आरोपियों का आना लगातार जारी है। विनय कटियार, प्रकाश शर्मा
और कई अन्य आरोपी चंपत राय समेत कई अन्य आरोपी इस वक्त कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। मान के चलिए कि वो 10:30 बजे से उस परिसर में बैठने लगेंगे जहां पर ये फैसला सुनाया जाना है। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महेंद्र गोपाल दास, कल्याण सिंह नहीं आ रहे हैं। अभी जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी इनके वकीलों की ओर से हाजिर माफी की अर्जी दी जा सकती है। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए, इनकी उम्र और इनके स्वास्थ्य को देखते हुए इनकी हाजिरी से माफी की अर्जी दी जाएगी और देखा जाएगा कि कोर्ट का उसके ऊपर रुख क्या होता है। अब ये बात कर लेते हैं पूरे मामले की। तो 2 सितंबर से ही फैसला लिखा जाना शुरू हो चुका था। 313 सीआरपीसी के तहत इन सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही हो चुकी है। सीबीआई ने अपनी ओर से 351 गवाह पेश किए हैं, 600 से ज्यादा दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं। और जो सीबीआई ने पहले भी चार्जशीट लगाई थी वो 49 आरोपियों के खिलाफ लगाई थी। 17 की डेथ हो चुकी है, अभी 32 आरोपी जीवित हैं। सीबीआई ने अपनी तरफ से पूरी मजबूती से इस केस को रखा है, लेकिन जितने भी आरोपी हैं, हाई प्रोफाइल आरोपी हैं, सबने कोर्ट के अंदर बयानों में सीबीआई के सभी आरोपों को नकारा है। सबने कहा है राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उनको इस मामले में फंसाया गया है। वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, वो किसी तरह की साजिश में शामिल नहीं थे। लेकिन सीबीआई की ओर से कई गवाह पेश किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर वो आरोप साबित किए जा सके। अब आज देखना यही होगा कोर्ट किस आरोपी को किस दोष में दोषी पाता है और उस दोष की जो धाराएं हैं, जैसे लालकृष्ण आडवाणी की बात की जाए तो 153A है, 153B है, 295A है, 505(1) है और 120B जो सबसे अहम धारा है इस मामले में वो आपराधिक साजिश की है। बिल्कुल ऋषभ, इन धाराओं पर भी आपसे बातचीत करेंगे कि किन किन धाराओं में कितनी कितनी सजा का प्रावधान है। लेकिन साजिद रशीदी साहब इस वक्त मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है साजिद साहब। लेकिन आज जिस तरह से 28 साल बाद ये फैसला आ रहा, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बाबरी मस्जिद का 1992 में तोड़ा जाना ये शेमफुल है, तो उस पर फैसला आना चाहिए और इन आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि पहले तो लोग ये कहते हैं कि साहब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और जब बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात आती है तो कहते हैं विवादित ढांचा तोड़ा गया। तो ये 2 बातें आप लोग भी करते हैं और आरोपी भी करते हैं, आरोपी के अनुयायी भी करते हैं, सब लोग करते हैं। जब बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी तो फिर ये बाद में विवादित ढांचा इसको क्यों कहा जाने लगा? 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी थी, जिसको कोर्ट ने भी मेंशन किया है कि बाबरी मस्जिद टूटी है और उसका टूटना शेमफुल है। राशिद साहब, एक बात बताइए, चूंकि ये पूरा मामला जो अयोध्या का था, मंदिर का था, वो लड़ाई लड़ी और मंदिर निर्माण का कार्य भी अब शुरू हो गया। उसमें ये तमाम बातें रखी गई थी जो आपने बोला। उसमें यही कहा गया था कि नीचे मंदिर थी, ऊपर मस्जिद था। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस बात का को कबूल किया और उसने बताया तमाम तथ्यों के साथ। इस बात को नकार कैसे सकते हैं? देखिए, आपको ये समझ होनी चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो अंतिम फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमें ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो अन इस्लामिक थे, गैर इस्लामी थे। साहब, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, इस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। बड़ी खबर है हाथरस से। हाथरस मामले में सही जांच के लिए सीएम योगी ने एसआईटी गठित कर दी है। गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। एसआईटी में डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस पूनम भी इसमें सदस्य होंगे। घटना की तह तक जाने के निर्देश दिए गए हैं और समय से रिपोर्ट देने के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि घटना के 4 आरोपी फिलहाल तो गिरफ्तार हैं, लेकिन अब इसमें एक बड़ा फैसला आया है। बड़ा फैसला इस लिहाज से, सीएम योगी ने एसआईटी गठित कर दी है। गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम अब गठित की गई है, जो एसआईटी में डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस पूनम भी इसमें सदस्य होंगी।
घटना की तह तक जाने के निर्देश इसमें दिए गए हैं, क्योंकि इस घटना को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह के एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, इसलिए तह तक जाने की घटना के निर्देश में दिए गए हैं और समय से रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि घटना के चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और चारों पर अब कार्रवाई की बात हो रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पूरा मुकदमा चलेगा। दलित और महिला अधिकारी भी इसमें शामिल होंगी। तो ये तमाम बातें हैं जो अब निकलकर इस पूरे मामले पर आ रही है। तो सीएम योगी ने एसआईटी गठित कर दी है। हाथरस मामले में सही जांच के लिए सीएम योगी ने एसआईटी गठित कर दी है। गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित होगी, जिसमें गृह सचिव के अलावा एसआईटी डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस पूनम भी। और इस पर बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, जिस तरह से हाथरस का पूरा प्रकरण निकलकर सामने आया, कई सारी बातें अब इसमें हो रही है, अब इस पर प्रमुखता से संज्ञान लेते हुए एसआईटी की टीम का गठन कर दिया है मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल, पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर थे और आज सुबह ही उन्होंने प्रमुख सुग्रह और डीजीपी को बुलाया था और साफ तौर पर इस पूरे मामले में डिस्कस के बाद उन्होंने 3 सदस्यीय टीम गठित की, जिसमें जो भगवान स्वरूप है सचिव गृह उत्तर प्रदेश सरकार के, वो उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें डीआईजी चंद्र प्रकाश व आईपीएस पूनम एक महिला सदस्य होंगी और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देने का उन्होंने निर्देश किया और ये भी कहा कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया है, जल्द से जल्द इन दोषियों को सजा दिलाई जाए। इसके साथ ही जो एसआईटी टीम है वो पूरे मामले की जांच करने के बाद मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस तरह आपने देखा कल पूरे दिन विपक्ष सड़कों पर था, लोग सड़कों पर थे, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री गंभीर और उन्होंने तत्काल टीम गठित कर मौके पर जाने का निर्देश दिया है। अब जो सचिव गृह है भगवान स्वरूप और 3 सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच करेगी और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाएगी। बिल्कुल अजीत, जिस तरह से जो विपक्ष था वो कल पूरे दिन सड़कों पर उतरा रहा, इस पर तमाम तरह की बयानबाजी भी आई। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है एसआईटी गठन का, कहीं ना कहीं अपने बात ये दिखाने की कोशिश है कि कितने सीरियस है इस केस को लेकर। और इससे पहले भी हमने देखा था जो भी मुआवजा बनता था, जो भी इस परिवार की मदद हुई, सब सीएम ने की, प्रशासन ने की और अब एसआईटी का गठन। मंत्री इस मामले को लेकर गंभीर से पीड़िता परिवार को भी 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था और उन्होंने कहा कि यूपी में जो अपराध करेगा बचेगा नहीं। आपने देखिए अतीक हो, मुख्तार हो, बड़े बड़े अपराधियों की बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई। तो अब उन्होंने कहा कि जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं या रेप की घटनाएं करते हैं, उनकी तस्वीरें भी सड़कों पर लगाने का आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया कि जो रेपिस्ट होंगे उनकी तस्वीरें पोस्टर के तौर पर सार्वजनिक तौर पर लगाई जाएगी, जिससे कम से कम समाज के पता चले कि ये समाज के वो लोग हैं जो समाज से बहिष्कृत होने वाले लोग हैं, जो मानवता को तार तार करते हैं। तो अब एसआईटी टीम उन्होंने गठित कर दिया है। विपक्ष को भी एक तरीके से उन्होंने जवाब दिया है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो कल पूरे दिन धरना प्रदर्शन हुआ और कैंडल मार्च निकाला गया, पुलिस से कई जगह झड़प हुई, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से साफ और दो टूक बात कह दी गई है एसआईटी टीम की गठन कर कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई। ठीक है, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और इस मामले में संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन अब मुख्यमंत्री ने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए। और एक बार फिर से आज के बड़े फैसले पर लौटते हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम पक्षकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयोध्या मामले के इकबाल अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल अंसारी साहब, एक बड़ा फैसला आने वाला है, 28 साल बाद यह फैसला आने वाला है, किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम 28 साल के बाद में जो है फैसला आ रहा है, क्योंकि 28 साल में ये जो फैसला होने जा रहा है ये भी एक बहुत अहम फैसला है, क्योंकि बाबरी जो है विध्वंस का मामला ये जो है ये सीबीआई का मुकदमा है और ये भी फैसला होना चाहिए। सारे सबूत जो है वो सीबीआई के पास में है। हम भी यही चाहते हैं कि ये भी मुकदमे को ख़त्म किया जाए, क्योंकि फैसला राम जन्मभूमि का 9 नवंबर को आ चुका है, बाबरी मस्जिद का फैसला आ चुका है, पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने उसका सम्मान किया था। ये भी फैसला होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का विवाद हमारे देश में ना रहे, क्योंकि जो लोग हिंदू मुसलमान जात धर्म मंदिर मस्जिद का विवाद लोग करते रहते हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का विवाद, मंदिर मस्जिद का विवाद बना रहे। नए लोग नई बात पैदा करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि विवाद बनाओ,
हम तो यही चाहते हैं कि जैसे अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जात के सारे धर्म के देवी देवता हिंदू मुसलमान सारे लोग एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं, कोई मतभेद नहीं है। ऐसे ही पूरे देश में होना चाहिए। जो लोग नया विवाद जो है मंदिर और मस्जिद के बीच में खड़ा करते हैं, सरकार इनको चाहिए कि इनको ऊपर नजर बिल्कुल, रखे। तो विवाद खत्म है। रशीदी साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी रशीदी साहब, जिस तरह से कह रहे हैं इकबाल अंसारी जी कि जबरदस्ती मामले को तूल दिया जाता है, मामले को खत्म करिए, आगे बढ़िए। देखिए, ये इकबाल अंसारी की निजी राय हो सकती है। इकबाल अंसारी को ये पता होना चाहिए कि मस्जिद का इस्लाम में क्या महत्व है, मस्जिद किसे कहते हैं, शायद इनको जानकारी नहीं है। केस इन्होंने लड़ा है और आज ये इस तरह की बात कर रहे हैं, 70 साल केस लड़ने के बाद आज इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है उनको सज़ा होनी चाहिए। वो बूढ़े हैं तो क्या हुआ, अगर उनकी उम्र ज़्यादा होगी तो क्या हुआ, उन्होंने एक अपराध किया है, जुर्म किया है। आसाराम की भी उम्र ज़्यादा है, आसाराम को क्यों जेल में डाला हुआ है? और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो जिनमें बड़ी उम्र के लोग जेल में हैं, उन पर सज़ा हुई है, उन पर केस चल रहे हैं। तो ये कहना कि साहब वो बूढ़े हो गए और उन पर केस नहीं चलना चाहिए, अरे भाई, जब तक मुजरिम को सज़ा नहीं दी जाएगी देश में भाईचारा नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि सजा उनको होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, इकबाल अंसारी साहब, मथुरा का मामला है, साहब काशी कह का रहे मामला हैं है कि भले ये मामला बहुत साल हो गया, बहुत सारे आरोपी बुजुर्ग हो गए, कईयों की मौत हो गई है, लेकिन इसमें सजा मिलना है क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस में इनका हाथ था। देखिए, ऐसा है, रशीदी साहब जो भी कह रहे थे वो भी ठीक कहा है। हम जो है हमने तो भी यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि 28 साल हो गया, इस मुकदमे को ख़त्म होना चाहिए। कुछ लोग इस दुनिया में हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। हम आज भी कहते हैं और जो है कल भी कह रहे थे, अरे 28 साल हो चुका है, 28 साल में ये मुकदमे को ख़त्म होना चाहिए। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा जिस तरीके से चाहे इस मुकदमे को ख़त्म करे, क्योंकि विवाद जो है बहुत पुराना हो चुका है। हम हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं चाहते। बिल्कुल, राशिद साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं चाहते। जिस तरह से अयोध्या का मामला निपटा है उसी तरह से ये मामला भी निपट जाए। इससे मना नहीं कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कानूनी तौर पर ही अब ये मामला है और आज इस पर फैसला आना है। देखिए, सवाल इसमें हिंदू मुसलमान का कहां से आ गया? सवाल इसमें यह है कि बाबरी मस्जिद को 1992 में तोड़ा गया, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मामला ही नहीं है। जो आरोपी हैं उनको सजा होनी है और सजा होनी चाहिए, तो इसमें हिंदू मुसलमान क्यों बार बार ला रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए लाकर रशीदी साहब, एक बात बताइए, ठीक है इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। जब अयोध्या पर फैसला आया था और ये कहा कि अब राम मंदिर का निर्माण वहां पर होगा और रामलला वहां पर विराजमान थे, इसलिए ये अब उन्हीं को ये जमीन दे दी जाएगी, उस पर आज तक आप लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये फैसला सही था, कोर्ट ने सही फैसला, सुप्रीम कोर्ट पर भी तो आप लोगों का विश्वास नहीं है। नहीं, देखिए, ये बात आप गलत कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको सबने माना है, लेकिन देश का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का जो फैसला है उस पर हम टिप्पणी ज़रूर कर सकते हैं। हमने कोई लड़ाई छेड़ने का काम नहीं शुरू किया, आंदोलन छेड़ने का काम शुरू नहीं किया कि भाई हम आंदोलन छेड़ेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया, फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का। तो अभी आप ये मानते हैं कि इंसाफ नहीं किया है, फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, आप कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा फैसला है, इस फैसले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि हम लोग प्रदेश के अंदर एक बेहतर परिणाम और भी अच्छे ढंग से देने में सफल होंगे। मैं स्वास्थ्य को भी और चिकित्सा विभाग को भी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने 1 करोड़ से अधिक जांचें पूरी की हैं। ये अपने आप में यूपी जैसे स्टेट के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं, लेकिन जब तक कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं आ जाती है तब तक हमें सतर्कता और सावधानी अनिवार्य रूप से बरतनी होगी।
दूसरा, जो एक श्रृंखला खड़ी हो रही है, पहले चरण में लेवल 1 के हॉस्पिटल हर एक जनपद में स्थापित करते हुए उनके ज्यादातर बेड्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाना और कुछ में वेंटिलेटर और HFNC की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्रवाई की गई। और अब हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर एक जनपद में लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल हों, उतना मैन पावर भी वहां मिल सके। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं, हर एक हॉस्पिटल में कम से कम 2 एनेस्थेटिक जरूर हों, मेडिसिन से जुड़े हुए डॉक्टर जरूर हों, क्योंकि ये बाकी अन्य चीजों को अपने आप ठीक करने का कार्य कर सकते हैं। और यह जहां हमें हॉस्पिटल की दृष्टि से तय करना होगा, वहीं साथ ही साथ हमें यह भी तय करना होगा कि जांच की प्रक्रिया को तेज करते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हर हाल में 48 घंटे के अंदर हो, समय से रिजल्ट लेकर के मरीज को हम हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था जरूर कर लें। तो कोरोना को लेकर सीएम योगी अपनी बात रख रहे थे, किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से कोरोना को लेकर किए गए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां पर जारी है।